नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत यह 39वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पढ़ रहे थे यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान। यूनानी भूगोलवेताओं में हमने हिकेटियस, हेरोडोटस के बारे में कल पढ़ा था। आगे जो यूनानी भूगोलवेताओं में जिनका प्रमुखता नाम आता है वह है प्लेटो। प्लेटो का जो कालक्रम है या समय है वह 428 से लेकर के 348 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। 428 से लेकर के 348 ईसा पूर्व, ये इनका समय रहा है। प्लेटो एक महान यूनानी दार्शनिक थे, एक महान दार्शनिक थे। इनके द्वारा विशेषतः जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें इनका विशेष योगदान है। यानी ये भूगोलिक तत्व हैं, उनका विशेषतः प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने पर विशेष अनुभव देते थे। इसके अलावा प्लेटो प्रमुख रूप से एक राजनीतिक चिंतक या विचारक ये थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने भौगोलिक तत्वों ये प्रमुख रूप से एक राजनीतिक विचारक थे। इसके अलावा ये भौगोलिक तथ्यों के प्रत्यक्ष अनुभव के प्रबल समर्थक थे। यानी ये भौगोलिक तथ्यों की भी जानकारी रखते थे या भौगोलिक तथ्यों के बारे में भी जानकारी रखने में इनकी रुचि थी, भौगोलिक तथ्यों में भी इनकी रुचि थी। तो अगर यूनानी काल के अगर हम भौगोलिक चिंतन की बात करें तो यूनानी काल के भौगोलिक चिंतन के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि ये जो राजनीतिक चिंतक होने के साथ साथ में भौगोलिक ज्ञान में भी विश्वास ये रखते थे। क्योंकि इन्होंने यूनान की जो राजधानी एथेंस है उसका जो उपजाऊ परिक्षेत्र है उसका प्रभाव है वो राज्य पर पड़ते देखा था। यूनान की राजधानी एथेंस के उपजाऊ परिक्षेत्र का प्रभाव राज्य पर पड़ते देखा। तो इन्होंने यूनानी राजधानी जो कि एथेंस थी, एथेंस के ऊपर जो उसके आसपास के परिक्षेत्र का यानी आसपास का जो उपजाऊ क्षेत्र था उसका प्रभाव उन्होंने राज्य पर पड़ते देखा। यानी यूनान के ऊपर उसका प्रभाव उन्होंने देखा था। यूनान की राजधानी एथेंस के उपजाऊ परिक्षेत्र का प्रभाव राज्य के विकास पर पड़ते हुए देखा था। इसके अलावा उन्होंने राज्यों के उद्भव और विकास की विस्तृत विवेचना उनके द्वारा की गई थी भी किस प्रकार से राज्य का उद्भव होता है और किस प्रकार से राज्य का विकास होता है, उसकी विवेचना की। यानी राज्य के उद्भव एवं विकास में
भौगोलिक तत्वों के प्रभाव की भी विवेचना इनके द्वारा की गई थी। राज्य के उद्भव एवं विकास में भौगोलिक तत्वों के प्रभाव की विवेचना की। तो राज्य के उद्भव और विकास के ऊपर भौगोलिक तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है उसकी विवेचना इनके द्वारा की गई थी। एथेंस के संबंध में या यूनान के संबंध में इन्होंने अपने ये विचार प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी को मानव के निवास ग्रह में, यानी पृथ्वी को इन्होंने गोल माना और मानव के निवास ग्रह के रूप में इन्होंने माना। पृथ्वी को गोल एवं मानव के निवास ग्रह के रूप में माना। इसके अतिरिक्त ये पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य में मानते थे और ये अध्ययन की निगमनात्मक पद्धति के पक्षधर थे। ये अध्ययन की निगमनात्मक जो पद्धति है उसके पक्षधर थे। राज्य के उद्भव एवं विकास में इन्होंने भौगोलिक तत्वों का जो प्रभाव है उसकी विवेचना की थी, किस प्रकार राज्य का उद्भव एवं विकास होता है और उसके ऊपर किस प्रकार से भौगोलिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। पृथ्वी को इन्होंने गोल माना था, मानव का निवास ग्रह माना और इसके अलावा इन्होंने जो पृथ्वी है उसको ब्रह्मांड के मध्य में स्थित इनके द्वारा बताया गया था। अब जो इसके अतिरिक्त इनका ये मानना था कि जो पृथ्वी ईश्वरीय योजना का केंद्र है और जिसके चारों ओर क्या है आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, यानी पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और अन्य आकाशीय पिंड इसके चक्कर लगाते हैं मध्य में, और अन्य आकाशीय पिंड इसके चक्कर लगाते हैं। तो ब्रह्मांड के मध्य में इन्होंने पृथ्वी को माना और अन्य जो आकाशीय पिंड हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार ये मानते हैं कि पृथ्वी है वो ईश्वरीय योजना का क्या था, केंद्र इन्होंने माना था। अब प्लेटो के विचार में ईश्वर ने जो विश्व की रचना की है वो मनुष्य के उपयोग के उद्देश्य से की है, यानी मनुष्य उसका उपयोग करके इस उद्देश्य से ईश्वर ने पृथ्वी की रचना की है और पृथ्वी को मनुष्य के घर के रूप में बनाया है, यानी पृथ्वी को वो मनुष्य का निवास ग्रह के रूप में ये मानते थे। इसके अतिरिक्त ये पृथ्वी को गोलाकार मानते थे जो कि पूर्व प्रचलित धारणाओं पर आधारित था, यानी इससे पहले अन्य विद्वानों ने पृथ्वी को गोलाकार माना था। तो इसके आधार पर ही क्या है ये पृथ्वी को गोल मानते थे। इन्होंने कोई साक्ष्य इसके बारे में प्रस्तुत नहीं किया, साक्ष्य नहीं दिए। तो इसके बारे में इनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि पृथ्वी गोल है, इस बात के ये साक्ष्य हैं, ऐसा इनके द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया।
इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है रिपब्लिक। उसमें भूमि और राज्य के जो अंतर संबंध हैं उनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी रिपब्लिक। इसमें राज्य एवं भूमि के अंतर संबंध तो इसमें राज्य और भूमि के जो अंतर संबंध हैं उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। तो इस प्रकार से प्लेटो ने यूनानी जो भूगोल है उसके भौगोलिक चिंतन के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भौगोलिक तत्वों के अध्ययन पर ये बल देते थे। भौगोलिक तत्वों की ये प्रत्यक्ष अनुभव पर या जो उनके अनुभव में या प्रत्यक्ष अध्ययन में इनकी अधिक रुचि थी। इनके बाद विशेष नाम आता है अरस्तु का। अरस्तु इनका जो काल समय रहा है वह है 384 से लेकर के 322 ईसा पूर्व। ये प्लेटो के शिष्य थे, यानी इन्होंने प्लेटो के निर्देशन में अध्ययन किया था। प्लेटो के शिष्य रहे हैं अरस्तु और इनका जन्म है वो एजियन सागर के तट पर स्टेगेरिया में हुआ था। एजियन सागर के तट पर स्टेगेरिया में इनका जन्म हुआ था। एजियन सागर के तट पर स्टेगेरिया में इनका जन्म हुआ था। जिस प्रकार अरस्तु जो प्लेटो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है राजनीतिक एवं भौगोलिक विचारधाराओं के विकास में, उसी प्रकार से जो अरस्तु हैं उनका भी जो राजनीतिक और भौगोलिक विचारधाराएं हैं उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। ये प्लेटो के समान एक दार्शनिक भी थे, यानी अपने गुरु के समान ये एक दार्शनिक थे। इसके अलावा ये एक महान यात्री भी थे। इनके द्वारा भी राजनीति में अपने विचारों का महत्वपूर्ण योगदान राजनीति में इनके द्वारा दिया गया था। अब राजनीति शास्त्र भी थे, साथ में ये एक जीव विज्ञानी भी थे, साथ में ये एक भूगोलवेता भी थे, यानी जीव विज्ञान में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है, राजनीति शास्त्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा भूगोलिक चिंतन के विकास में भी अरस्तु का महत्वपूर्ण स्थान आता है।
अब ये अपने गुरु से भिन्न, जैसे प्लेटो है वो निगमनात्मक पद्धति पर ज़्यादा बल देते थे, अरस्तु है वो आगमनात्मक पद्धति पर बल देते थे। तो अध्ययन की आगमनात्मक पद्धति पर इनके द्वारा बल दिया गया, प्लेटो के द्वारा अध्ययन की निगमनात्मक जो पद्धति है उसके ऊपर बल दिया गया था। इसके बाद ये तथ्यों के प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, यानी आगमनात्मक पद्धति में तथ्यों का प्रत्यक्ष दर्शन और उसके आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, इस पर ये ज़्यादा बल देते थे। तो इस प्रकार इनका जो विश्वास है वो आगमनात्मक पद्धति में अधिक था। इसके विपरीत प्लेटो में है वो निगमनात्मक पद्धति पर ज़्यादा बल देते थे। प्लेटो की भांति अरस्तु का भी यही विचार था कि पृथ्वी है वो एक ईश्वरीय जो योजना है उसका केंद्र है, यानी ब्रह्मांड के केंद्र में इन्होंने पृथ्वी को माना। पृथ्वी को ये भी गोल मानते थे। पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना। तो प्लेटो के समान अरस्तु भी पृथ्वी को क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे, यानी ये इस एक ईश्वरीय योजना का नियोजन का परिणाम इसको मानते थे। तो इस प्रकार अरस्तु है वो स्व उद्देश्यवादी जो विचारधारा है उसके पोषक माने जाते हैं। अरस्तु ने गणितीय भूगोल में भी विशेष योगदान दिया था। इन्होंने पृथ्वी की आकृति और पृथ्वी के जो कटिबंध हैं उनका उदाहरण उनका वर्णन किया था, यानी इन्होंने पृथ्वी की आकृति तथा ताप कटिबंधों को उदाहरण सहित बताया, यानी इन्होंने पृथ्वी की आकृति है उसको भी उदाहरण के माध्यम से इन्होंने समझाया, और जो ताप कटिबंध निर्धारित किए गए हैं उनका भी इन्होंने क्या है उदाहरण प्रस्तुत किए थे, यानी उनके प्रमाण प्रस्तुत किए थे। जैसे इन्होंने पृथ्वी को क्या माना, ब्रह्मांड के मध्य में माना। इसके अतिरिक्त इन्होंने पृथ्वी को गोल माना। अब पृथ्वी को गोल मान करके इन्होंने क्या किए, इसके उदाहरण भी प्रस्तुत किए थे। जैसे सबसे पहले इन्होंने बताया ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया जो होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया गोलाकार। सबसे पहले तो ये बात इनके बारे में इन्होंने बताई कि ये जो प्रमाण है ये इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आकाश में दूसरे ग्रह हैं वो गोल दिखाई देते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी भी कैसी होगी, गोल। आकाश में अन्य ग्रह भी गोल दिखाई
देते हैं। तो आकाश में अन्य ग्रह गोल दिखाई देंगे, इसका मतलब इनका कहना था भी अन्य ग्रह गोल हैं, तो पृथ्वी भी कैसी होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए। अब उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले उत्तर से अगर दक्षिण की ओर जाते हैं तो आकाशीय नक्षत्र बदल जाते हैं, यानी आकाशीय नक्षत्रों में परिवर्तन आ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। नंबर 3, उत्तर से दक्षिण जाने पर नक्षत्रों की स्थिति में परिवर्तन। तो ये इन्होंने पृथ्वी के गोल होने के परिणाम बताए थे, जो साक्ष्य हैं वो बताए थे। इसके अलावा इन्होंने ताप कटिबंधों का निर्धारण किया था। इनके द्वारा कटिबंधों के बारे में बताया गया था, यानी इन्होंने पृथ्वी की गोलाकृति और जो तापमान के आधार पर इन्होंने 3 कटिबंधों में भी पृथ्वी को विभाजित किया था, जिसमें उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है और शीत कटिबंध है। यानी ताप के आधार पर इन्होंने पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा, जैसे उष्ण कटिबंध, नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंध और नंबर 3 शीत कटिबंध। तो इस प्रकार इनके द्वारा जो तापीय वितरण पृथ्वी पर पाया जाता है उसके आधार पर पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा, जो जैसे उष्ण कटिबंध यानी टोरिड जोन, शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन और शीत कटिबंध यानी फ्रीज्ड जोन। तो ये 3 इन्होंने कटिबंध हैं वो पृथ्वी के ऊपर तापीय आधार पर इनके द्वारा बांटे गए थे। इनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण ग्रंथें लिखे गए, जिनमें क्या है, भौगोलिक ज्ञान देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे भौगोलिक ज्ञान का उल्लेख उसमें मिलता है। जिसमें एक ग्रंथ का नाम था ब्रह्मांड का वर्णन। ब्रह्मांड का वर्णन। और दूसरा था मेटीरियोलॉजी का, यानी जिसको हम कह सकते हैं जलवायु का वर्णन। जलवायु वर्णन, ये 2 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे। इन दोनों में क्या मिलता है, भौगोलिक ज्ञान का भौगोलिक ज्ञान का उल्लेख इन दोनों ग्रंथों में देखने को मिलता है। ब्रह्मांड का वर्णन अर्थात ट्रेटाइज ऑफ द हेवेंस और दूसरा है मेटीरियोलॉजी का। इन दोनों पुस्तकों में अधिकांशतः भौगोलिक ज्ञान का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति को काम में लिया। वो तथ्यों के आधार पर यानी प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर नियमों के निर्माण में या सिद्धांतों के निर्माण में विश्वास रखते थे। इनके द्वारा भी पृथ्वी को एक ईश्वरीय रचना का केंद्र बताया गया। इसके अलावा पृथ्वी को इन्होंने गोल बताया और इसके ऊपर 3 ताप कटिबंधों का भी निर्धारण इनके द्वारा किया गया और गोल होने के प्रमाण भी इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए। इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं, ब्रह्मांड का वर्णन अर्थात ट्रेटाइज ऑफ द हेवेंस और दूसरा था जलवायु वर्णन अर्थात मेटीरियोलॉजी का। ये 2 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई जिनमें भौगोलिक ज्ञान का वर्णन दिया गया। धन्यवाद।